दोस्तों, मैं पंकज निगम CWN न्यूज की तरफ से आज मैं आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अपने आप में एक संपूर्ण क्रांति है, जल क्रांति। हम सभी जानते हैं कि अगला विश्व युद्ध हो सकता है कि पानी पे लड़ा जाए, लेकिन ये इंसान जानता है कि इस लड़ाई को कैसे टाला जा सकता है, कैसे पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। ये अपने आप में एक आंदोलन है। ये भारत के दुर्लभ और सबसे विश्वसनीय जल वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। कई लोग इन्हें जल योद्धा भी कहते हैं। इन्हें भारत सरकार ने चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया है और ये देश के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पानी पर काम किया और सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने महज एक छोटे से गांव में जल क्रांति को शुरू किया और आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें फॉलो कर रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि शायद दुनिया में जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां सूखे की मार पड़ रही है, वो इनके मॉडल पर काम कर रहे हैं। इस मॉडल का अगर लब्बो-लुआब कहा जाए तो सिर्फ 6 शब्दों में इसको कहा जा सकता है: खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। जिस तकनीक को इन्होंने सन 1995 में अपने संघर्ष की शुरुआत में लागू किया अपने इस छोटे से गांव जखनी में, इसे हमारा जो पुरातन हिंदुस्तान है पिछले हजारों वर्षों से जानता था, लेकिन लोग उसे भूल गए। पेड़ पर मेड़ पानी रोकने के लिए बनाई जाती थी। आज ये मेड़ें हो सकता है कि खेतों को बांटने के लिए बनाई जाती हों, लेकिन एक समय पे ये मेड़ें पानी को रोकने के लिए, जो बारिश का पानी होता था उसे रोकने के लिए और फिर उस पानी को काफी समय तक बनाए रखने के लिए पेड़ों की रुपाई के लिए की जाती थी। धीरे धीरे जब इन्होंने अपने मॉडल को शुरू किया तो शुरू में गांव वालों ने इनकी बात को नहीं समझा, ना उन पर विश्वास किया। उन्हें लगा कि ये पेड़ लगाने से उनके आने जाने का रास्ता रुक जाएगा या ये खेतों को कब्जा करने की शायद इनकी कोई तकनीक हो। लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सब जगह हमारे इस मेहमान का मॉडल आज लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने मन की बात में कई बार हमारे आज के मेहमान के नाम का और उनके काम का भूरी भूरी तारीफ के साथ में जिक्र किया है। 2022 में मोदी जी ने खुद उन्हें नीति आयोग की भू संरक्षण समिति का सदस्य बनाया। 2023 में द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। 2015 में इनको संस्कृत शोध संस्थान का विद्याभूषण पुरस्कार दिया गया था और 2019 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने उन्हें राष्ट्रीय जल प्रहरी का सम्मान दिया। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको पहली बार मिला जब संयुक्त राज्य सभा ने इन्हें जल पाचक पुरस्कार यानी कि वाटर डाइजेस्टिव अवार्ड से सम्मानित किया। 2020 में ही हमारे तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने उन्हें जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जल योद्धा का सम्मान दिया हैं। तो आइए हम मिलते हैं अपने आज के मेहमान पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी से। आज वो हमें और आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस जल क्रांति की शुरुआत करी और अंततः उनकी ये जल क्रांति किस तरह से हमारे देश को आने वाले जल संकट से उबारेगी। जिस तरह से डॉक्टर वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति, डॉक्टर स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे आज के मेहमान जल क्रांति के जनक हैं और विश्व और इतिहास हमारा इन्हें आने वाली कई सदियों तक जल क्रांति के जनक के रूप में याद रखेगा। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूं इसमें कि अपने
मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक प्रेरणा स्रोत का काम ही है कि वो शारीरिक रूप से भले ही आंशिक सक्षम नहीं हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस शारीरिक सीमितता को कभी अपने काम में आड़े आने नहीं दिया, क्योंकि वो मानसिक रूप से असीमित प्रेरणादायी और जीवट वाले व्यक्ति रहे हैं। उनका एक बड़ा सपना है भारत में जल विश्वविद्यालय बनाने का, और अपनी जल पाठशाला उन्होंने पहले ही शुरू कर दी है, जिसमें आसपास के गांव के सैकड़ों बच्चे उनसे पानी के बचाने की तकनीक सीखने आते हैं। तो आइए हम मिलते हैं अपने आज के मेहमान पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी से। आज वो हमें और आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस जल क्रांति की शुरुआत करी, और अंततः उनकी ये जल क्रांति किस तरह से हमारे देश को आने वाले जल संकट से उबारेगी। जल संकट के इस मुहाने पर भारत की आज क्या स्थिति आपको दिखाई? पंकज जी, भारत के 32 लगभग जन संकट से दुनिया का पहला शहर केपटाउन, जहां पानी नहीं, पहला है, जन से अंतिम नहीं है। केपटाउन, जहां साउथ अफ्रीका में जाके महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए तैयार होकर भारत में आए थे, और हमने वर्ल्ड कप देखा था वहां का, आपको याद होगा। जी जी जी। केपटाउन को सुनाकर आज दुनिया का पहला शहर है जहां से पानी खत्म हो गया। 10 लीटर पानी आर्मी देती है एक आदमी, उसमें नहाइए धोइए भोजन के लिए, या जो लाखों व्यक्ति शहर छोड़ के जा। एक तरफ, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के बेंगलोर से पानी खत्म हो गया। बेंगलोर में पानी का हाहाकार मचा हुआ। 250 झीलें थी बेंगलोर में, 250 तालाब। हाँ, सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता। चेन्नई में पानी नहीं है, समुद्र के किनारे 2 नदियां थी शहर के अंदर, दोनों खत्म हो गई। बंबई में पानी नहीं है, मीठा पानी। कठिन बात तो यह है कि दिल्ली की साहिबी नदी खत्म हो गई। यमुना क्यों खत्म हुई? साहिबी खत्म हो गई। बंबई की मीठी नदी खत्म हो गई। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा खत्म हो गई। कानपुर की पल्लू नदी खत्म हो गई। ऐसी बहुत सारी, जो जब शहर बसे थे तो नदी के किनारे बसे। बनारस भी 2 नदियों के बीच में बसा था, और दोनों वो छोटी नदियां, ये जितनी ट्रिब्यूटरीज थी उनका आपका कहना है कि वो लगभग खत्म। उनकी ही नहीं, भारत की सभ्यता का जो निर्माण हुआ वो नदी के किनारे या जलाशय के समीप। आप जब बसते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? कहीं रहने के लिए पानी खोजते हैं। मकान बनाने के पहले पानी देखते हैं कि पानी है कि नहीं। एक तो ये भारत की कोई भी नदी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बह रही, लेकिन भारत के किसी भी शहर की, बड़े दुर्भाग्य से बात यह कह, शहर के नजदीक बहने वाली नदी का पानी पीने लायक नहीं, क्योंकि वह प्रदूषित। दिल्ली में यमुना का पानी नहीं पी सकते, कानपुर में गंगा का पानी सीधे नहीं पी सकते, माँ है गंगा, नहा नहीं सकते, नहा नहीं, मैंने कुछ भी आचमन नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी तरफ आप समझिए कि भारत सरकार ने हमें लाखों करोड़ रुपया खर्च करके जल जीवन जैसी एक योजना, हर सरकार का उद्देश्य कल्याणकारी हो, कोई भी सर। हम सौभाग्य की बात करते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, जब भी वो बात करते हैं सामाजिक सरोकारों की, वो जल की बात कर, पानी की बात कर, पेड़ की बात कर, प्रकृति की बात कर। अन्य जो सरकारों में पानी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने भी पानी की बात की है, पेड़ की बात की है, प्रकृति की बात की है। इसी गंगा का पूजन गंगा दशहरे के दिन स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था बनारस में, आपको याद। वर्तमान परिस्थिति में लगातार गंगा के लिए हम काम कर रहे हैं, पर गंगा में जहां पहुंचना चाहिए तो वहां पहुंच नहीं पा रहे। एक जमीन में आपके सामने बात कर दूंगा। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया में हमारी आबादी सबसे अधिक आबादी, पानी की हमको बड़ी अवसर, पानी पाताल जा रहा, तो उसमें 2 बातें निकल करके सामने आ रही। ठेकेदार पानी नहीं बचा पाए, पाइप डालने वाला पानी से लेना देना नहीं है, तालाब खोदने वाले से, तालाब खोदने से मतलब पानी भरने से मतलब नहीं। हमारी भारत की संस्कृति ऐसी थी, इसमें सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे, दंड में तालाब बनते थे। सरोवर हमारी धरोहर थी, सरोवर हमारी धरोहर थी। नदी भारत की आत्मा थी। गंगा गंगा नहीं है, गंगा और यमुना मिल करके आधे देश को खड़ा करती, दुआबा कहते। यमुना जब बांदा पहुंचती है तब यमुना पीने लायक पानी दिखता है। जब चंबल यमुना में मिलता है, बेतवा मिलती है, दसान मिलती है, जाकर के बागी मिलती है। आपकी सबसे हिंदुस्तान की जो साफ नदी है वो केन सबसे साफ मानी जाती, क्योंकि केन में कोई शहर नहीं, इसलिए वहां सजर पत्थर पाया जाता है, उसके ऊपर हीरा भी पाया जाता है पन्ना में, आप जानते। ऐसे में मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं कि जो मैंने आपसे पहले कहा था कि 28 करोड़ बच्चे हमारे देश में पढ़ते हैं, केजी से पीजी तक। 1212 विश्वविद्यालय हैं देश में, IIT, IIM, सेंट्रल स्टेट मिला। 45,000 डिग्री कॉलेज है हमारे भारत में, 45,000 डिग्री कॉलेज। 1 से 12वीं तक के प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल मिला के 12 लाख विद्यालय। कृषि के
ये पहले अरसा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 9 तथ्यात्मक, एक चूंकि लोग पानी पे जानना चाहिए। मैंने 30 साल पानी पर पढ़ा है और देश के पानी की नब्ज को समझा। जी भारत के सभी राज्यों में जो सूखा प्रभावित राज्य हैं, तो मैं कालाहांडी से लगा के, पालंगीर से लगा के, लातूर से लगा के, भुज से लगा के और मराठवाड़ा से लगा के बुंदेलखंड तक में मैंने माटी और पानी के विषय को देखा है और समझा। तो एक जो पानी की मेरी समझ है उसके आधार पर कहता हूं कि 80 से अधिक कृषि के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, स्टेट कृषि विश्वविद्यालय, रिसर्च इंस्टीट्यूट और कृषि विज्ञान केंद्र मिला के 150। लेकिन जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। वाटर यूनिवर्सिटी नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है, वाटर म्यूजियम नहीं है। और इसके आगे आप चले, क्योंकि उन बच्चों ने 28 करोड़ बच्चों, वो जो 1/3 जनरेशन है भारत की, नदी नहीं देखी, तालाब नहीं देखे, कुएं नहीं देखे। अधिकांश बच्चों ने इस जनरेशन नहीं में कुएं नहीं देखे। हमारी माँ कहती थी 100 ग्राम पानी में नहाओगे कि 100 किलो पानी में नहाओगे। तो हम माँ से पूछते थे 100 सबसे अच्छा किस में नहाया जाता है, तो मेरी माँ कहती 100 ग्राम पानी। तो कैसे? तालाब में गए, डूब करके कूद गए, कूद करके बाहर निकले, मिट्टी लगाई, बाहर आए, घर तक पहुंचे, एक भी पानी नहीं शरीर में। तो 2500 आदमी मेरे गांव के एक साथ तालाब में नहाते थे, तालाब का पानी कमी नहीं होता। एक बार 28 करोड़ बच्चे, 1/3 जनरेशन को हमें वाटर लिटरेसी, वाटर एजुकेशन देनी होती है। ये हमें जल ज्ञान, सबसे बड़ा जल ज्ञान किसके पास था? भगवान शंकर थे, गंगाधर इसीलिए कहा गया। जटाओं में गंगा रोकने का मतलब क्या था? मतलब धीरे धीरे पानी को चलने दो, दौड़ाओ नहीं। और सबसे पहले सूखा कब पड़ा था? जनक के राजो। अगर हम सब सनातन की बात करें तो जनक महाराज के समय सूखा पड़ा, तब उन्होंने राजा और रानी मतलब सामर्थ्य व्यक्ति को पानी बचाने के लिए आगे आना चाहिए। एक बात है। दूसरा, ये जो पानी किसने देखा कि पानी नीचे से निकाला जा सकता है? अर्जुन ने पहला बाण मारा, तो हम समझ गए कि जमीन से पानी निकाला जा सकता है। लाखों साल पुराना पानी जो हमारे पुरखों ने जमीन में रखा था, छेद करके हमने बोरवेल के नाम पर, बोरिंग के नाम पर बाहर निकाले। हमारे पास 32% पानी बचा है। क्यों? जब हम पृथ्वी से 1 किलो पानी लेते हैं तो बदले में केवल उसको 50 ग्राम पानी ले। आपकी समझ। तो मेरा अपना मानना यह है, एक जल विश्वविद्यालय होना चाहिए, वाटर म्यूजियम होना चाहिए, वाटर लाइब्रेरी। एक बात। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1 मिनट में 20 बच्चे पैदा, उनको 2000 लीटर पानी ताजा चाहिए पर मिनट। एक आदमी को 100 लीटर पानी चाहिए। एक दिन में 28,80,000 लीटर पानी ताजा चाहिए। एक साल में 1.5 अरब लीटर पानी ताजा चाहिए। पानी घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, एक तरफ। दूसरी तरफ लोग कहते हैं परमात्मा के यहाँ जाता है, कुछ नहीं ले जाता। मैं कहता हूँ परमात्मा के आदमी जाता है, ले जाता है। 5 कुंटल लकड़ी ले जाता है। 5 कुंटल 1 किलो लकड़ी जलाने के लिए चाहिए होती है। कभी ऐसे तो सोचा ही नहीं। तो लोगों ने नहीं सोचा। अब मेरी माँ 5 कुंटल पिताजी, 5 कुंटल दाई, 5 कुंटल बाबा, 5 नाना, 5 नानी, 5 मैं, 5 मेरी पत्नी, 40 कुंटल लकड़ी हम ले जाएंगे, अर्थात 40 पेड़ ले जाएंगे। हमने पेड़ एक नहीं लगाया। 1 मिनट में कितने व्यक्ति मरते हैं? अपनी मौत से 80 साल की उम्र पूरी, एक्सीडेंट छोड़ दीजिए, अन्य बीमारियां छोड़ दीजिए, तो हमारे यहाँ 1 मिनट में 5 व्यक्ति मर, तो 25 कुंटल लकड़ी चाहिए। 1 घंटे में कितने लोग मरे? 300 कुंटल लकड़ी चाहिए। एक दिन में कितनी? 3600 कुंटल लकड़ी चाहिए। एक साल में कितनी? 1.5 करोड़ कुंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए। मैं आपके सामने बड़ी ये बात में ज्यादा नहीं लगता। मतलब ये कितना बड़ा डिजास्टर है, मरना तक हमारे लिए कितना महंगा पड़ रहा है। मैं ना, हमारा पानी का बेटा कौन है? पेड़। पेड़ कहाँ होता है? पहाड़ पे होता है। पहाड़ किसको पानी देता है? नदियों को पानी देता है। नदी पानी कहाँ रखती है? बालू में रखती है। बालू किसके हाथ में? आकाश में। तो ये जो हमें विकास, 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। हम विकास भी कर ले और विनाश न हो। तो एक तो ये स्थिति है आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत में जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके पुरखों के पास, दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल को 2 भागों में नहीं बांट सकता। लेकिन मेरे भारत के पुरखे इतने बड़े जल के ज्ञानी थे। मेरे यहाँ तो भगवान कृष्ण जल विद्या पढ़ने गए थे संदीपनी आश्रम में। मेरे यहाँ पर तो जो जल, हनुमान जी समुद्र में घुस जाते थे, जल विद्या जानते थे। शंकर जी जल विज्ञानी थे। हमारे यहाँ सबसे प्राचीन जो जल मंत्री होते थे, आचार्य चाणक्य के जमाने में सबसे पावरफुल कौन होता था? जल मंत्री। क्योंकि यातायात का साधन जल था। हम जब माँ के पेट में थे तो पानी में, बाहर आए तो पानी से नहाए गए, चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, और राख बनेगी तो कहाँ डाली जाएगी? पानी में डाली जाएगी। आंख का पानी खत्म, आप अंधे हो जाएंगे। दिमाग का पानी खत्म, आप पागल हो जाएंगे। और शरीर में जब पानी कम होता है तो दवा के साथ पानी चढ़ाए। आप एक समझिए बात, पानी चाहिए। आप ये चीज बिल्डिंग में आपके साथ बैठा हूं, इसमें लोहा, सीमेंट, गारा, बालू सब लगा, लेकिन पानी नहीं होता तो ये बनती नहीं बन। अर्थात पानी बेजान को भी जोड़ता है। ये घड़ी का टाइम आया किससे आया? पानी से आया। ये जो बिजली बनी, ये कहां से बनी? पानी से बनी। 1 यूनिट बिजली बनने के लिए 3.5 लीटर पानी लगता है। आप समझिए। मोबाइल की जो मेमोरी आई, दिमाग किसमें होता है? पानी में हो। एक मोबाइल कॉल जब आप करते हो तो लगभग 1 लीटर पानी का। बस ये तो 1 BCM पानी लगता है चिप में।
चाइना जो जो मेमोरी बनाता है, जो आपके चिप है ना, क्योंकि दिमाग आदमी के दिमाग का पानी खत्म होता तो पागल हो जाता है। याददाश्त है पानी में, दिखता आंखों में, पानी दिखता है, आंख नहीं देखती। कभी हम प्रत्यक्ष रूप से करूंगा आपके साथ चर्चा। मैं जल विज्ञानी हूँ। मैं परंपरागत पुरखों की पानी बेचने की 4.5 लाख किताबें हैं। 4.5 लाख किताबें पानी बेचने की हैं, बेचने, और पानी बनाने की केवल 5 किताबें। मैं आपके सामने रख रहा हूँ किताबों के नाम। अगर कोई जानना चाहे, पढ़ना चाहे, तो सबसे पहले किताब पढ़े मेघमाला, वो संपूर्णानंद काशी विश्वविद्यालय में रखी हुई है, 2000 पृष्ठ की है। फिर किताब पढ़े मेघों को बुलाया कैसे जाता, मेघदूत। फिर एक किताब है जलंधर, जो जम्मू कश्मीर के राजा कर्ण सिंह जी की लाइब्रेरी में रखी हुई। एक किताब का नाम है महाराज भोज ने एक अद्भुत काम किया था, दुनिया का सबसे बड़ा तालाब बनाया, भोज तालाब। तो उस पर एक किताब लिखाई थी, जलमंगल नाम का ग्रंथ लिखवाया। जलमंगल नाम का एक ग्रंथ लिखवाया, वो तालाब बनाने की कला। इस देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए, वैसे तो अनेक जल योद्धा पैदा हुए, लेकिन मैं 5 जल योद्धाओं का उल्लेख आपके सामने करूंगा। पहले जल योद्धा कौन थे? महाराज भोज। वो क्या लेकर, वो महाराज भगीरथ, वो क्या लेकर आए थे? गंगा। दूसरे जल योद्धा कौन थे? माता अनसुईया, वो क्या लेकर आई थी? मंदाकिनी। तीसरे जल योद्धा कौन थे? महाराज भोज ने क्या बनाया था? भोपाल में सबसे बड़ा तालाब बनाया, जो 65 बावड़ी को जोड़ के 65 हेक्टेयर जमीन में 150 गज गहरा तालाब बनाया। वो आर्टिजन वेल कह सकते, अपने आप रिचार्ज होता, जो 150, तो अपने आप रिचार्ज होता। तो उन्होंने फिर चौथी जल योद्धा कौन हुई? महारानी दुर्गावती, जिन्होंने गोंडवाना में आदिवासियों के क्षेत्र में हजारों तालाब। 5वीं जल योद्धा थी महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने पूरे देश के, भारत के सभी तीर्थ स्थलों में तालाब बनाए। अब मेरे पुरखों का जो जल ज्ञान था, मैं इस तरफ आपको ले चलता हूँ। दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल को 2 भागों में नहीं बांट सकता, लेकिन मेरे पुरखे संगीत से, मेघमल्हार से पानी बरसा, तानसेन, पीपक राग से पीपक जलाते। मेरे पुरखों ने जो तालाब की अंग्रेज का बनाया, सबसे पुराना बांध 250 साल पुराना। कितने साल पुराना है? 250 साल पुराना। मेरे पुरखों का बनाया हुआ तालाब 3000 साल पुराना। माउंट आबू पे जाइए तो पहाड़ के ऊपर तालाब भरा हुआ है, कुआं भरे हुए हैं। कालीजर मेरे चले जाइए, तालाब भरा हुआ है। आप झांसी तालबेट चले जाइए, किले के ऊपर पानी है, नीचे पानी नहीं। हाउ दिस वाटर इंजीनियरिंग इन इंडिया क्या थी। फिर एक तरफ में आता हूं, जब मैंने आपसे बात कही थी पानी का बाजार। दुनिया में सबसे बड़े बाजार 2 बाजार आ रहे हैं, जिसमें एक बाजार की आपसे चर्चा करता हूँ। पानी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। वो कैसे है? 20 रुपए की बोतल है पानी की पीने वाली, 100 रुपए की पानी की पीने वाली बोतल, 500 रुपए की पानी की पीने वाली बोतल, 2500 रुपए की 1 किलो पानी की पीने वाली बोतल, और 5000 रुपए का लीटर का पानी पर मैंने पिया है एक मित्र के यहाँ। उससे महंगा भी पानी दूध से महंगा है, घी से महंगा है, पेट्रोल से महंगा है। उसके नाम अलग हैं, मिनरल वाटर, अल्कलाइन वाटर, विटामिन वाटर, ब्लैक वाटर, ये नाम है। अब गंगा और यमुना के देश में, जहां कुएं का पानी पी करके हम बलवान हुए, वहां पर एक पानी का बाजार, नीला सोना। दुनिया में 1 मिनट में 20,000 बोतल पानी की दुनिया में बनती है। 1 मिनट में 20,000 टन मिट्टी बह करके दुनिया भर से समुद्र में जा रहे हैं। 1 मिनट में भारत में 16,000 पेड़ कटते। ये तो बहुत भयावह है। इसीलिए जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और तो और अब समझिए, जहर हो गया सब जगह। पानी जहर कैसे हुआ? भारत में 4 लाख टन यूरिया आता है, 3 लाख टन डीएपी आता है, 1 लाख टन पोटास आता है। ये कहाँ जाता है? खेतों में जाता है। खेतों से उपजाऊ मिट्टी पर लेयर प्लास्टिक की बन गई। आपका गेहूं, चावल, धान जो भी पैदा हो रहा, सब में केमिकल रसायन आ गया। तो रसायन मुक्त खेती, मेरा जो नारा था, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। जब बुंदेलखंड, क्योंकि सूखा प्रभावित, भूखा प्यासा, पलानी बुंदेलखंड की चर्चा होती। बुंदेलखंड गरीब नहीं था। बुंदेलखंड जितना रईस हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ये मंच के सामने कह रहा हूँ, क्योंकि बुंदेलखंड के हर 8 किलोमीटर पर किले थे, और किले गरीब आदमी के नहीं होते। किले तो ऐसे लोगों के पास होंगे जो संपन्न होगा। ठीक है, हीरा वहां पैदा होता है। बुंदेलखंड के पन्ना में हीरा पैदा हो रहा है। मैंने अब तमाम खनिज की बात छोड़ दूं, मैं 2-4 उदाहरण देकर के। 35 नदियां बुंदेलखंड में, एक नहीं है, 35 नदियां। हिंदुस्तान में 3 नदियां कहीं नहीं है। चूंकि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मुझे लगता है कि 125 मीटर ऊपर है, तो इसलिए सारा पानी बह करके नीचे चला जाता। एक तो मेरा मानना यह था कि मेरा मंत्र था, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। उसके 2 आशय थे मेरे। मैंने पानी बरसता है, मिट्टी नहीं बरसती, तो खेत पर मेड़ बनाना है और मेड़ पर पेड़ लगाना। पेड़ लगाना, वृक्ष नहीं। पेड़ और वृक्ष में अंतर है। बरगद का वृक्ष है और धान का पेड़, गेहूं का पेड़ है, महुआ वृक्ष है, आम वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, पाकर वृक्ष है, इमली वृक्ष है। लेकिन नींबू पेड़ है, करौंदा पेड़ है, आंवला पेड़ है, अमरूद पेड़, तुलसी पेड़ है। तो अपनी मिट्टी भी खेत में रखनी है, खेत का पानी खेत में और खेत की मिट्टी खेत में, और गांव का पानी
तालाब में और घर का पानी घर में। जो मेरा मानना था कि इसको बनाते समय किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। मेड़ बनाने में कौन सा प्रशिक्षण चाहिए? कोई आपको तकनीक कंप्यूटर नहीं चाहिए, कोई जेसीबी मशीन नहीं चाहिए, कहीं से परमिशन नहीं चाहिए, उम्र का कोई बंधन नहीं है। अपना फावड़ा उठाइए, 25 गोलौआ जैसे फावड़ा 1000 साल पहले था वैसे ही आज, हसिया जैसा था वैसे ही आज, खुरपी जैसी थी वैसी आज है। तो जो पुरखों के परंपरागत हमारे साधन थे पानी को जोड़ने के, मैंने उस पर काम। और मुझे इस बात के लिए खुशी है, प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड में, वही बुंदेलखंड से प्यासा भूखा पलायन बुंदेलखंड लोग कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में अभी आज से बात करूं मैं तो करीब 15 साल पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करूं तो 20 से 25 लोग आत्महत्या कर, ऐसी खबरें आती। लोग दिल्ली भाग रहे थे, प्रतिदिन 10,000 आदमी बुंदेलखंड से दिल्ली भाग। मालगाड़ी से पानी जाने की बात होती थी, बांदा से चित्रकूट आप देखते होंगे, वो गाड़ी भेजी भी नहीं। और बांदा से चित्रकूट रोज सवारी गाड़ी में पानी मानिकपुर और पाठा जाता, रोज जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जहाँ रामायण लिखी है राजापुर राजा को, मैं ये बताते हुए खुशी है मुझको कि उस बुंदेलखंड में हमीरपुर में, मैं खासकर हमीरपुर की बात करूंगा, बांदा हमीरपुर जालौन झांसी की बात करूंगा, बुंदेलखंड के छोटे से बात की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों 700 करोड़ का धान खरीदा, 700 करोड़ बुंदेलखंड के केवल चित्रकूट मंडल से। एक बात सुनी, और वो सामान धान खरीदा। और बासमती धान में 2009 में ले गया था 50 किलो अपने गांव जखनी, जो जलग्राम के रूप में लोग मानते हैं उस गांव को। जलग्राम का मतलब होता है ऐसा गांव जिस गांव में परंपरागत तालाब हो, कुएं हो, नारे हो, नाले नहीं, नाले और नारे में अंतर है। नारे जो होते थे हर गांव से, एक गांव से दूसरे गांव के लिए हुआ करते, और हर स्मॉल रिवर कह सकते हैं उसे, छोटी नदियां कह, तो वहां से उनको वर्षा के पानी को भरना और गांव के वाटर लेवल के ऊपर लाना वाले गांव को जलग्राम कहे। एक बात है, उस मॉडल पर भारत सरकार ने 1,500 जलग्राम मेरे मॉडल पर बनाए। और एक अटल भूजल योजना जो 6,000 करोड़ की, वो मेरे जखनी मॉडल पर जब बनाई गई थी, तब भी मैं उस दिन दिल्ली में उत्तर भारत सरकार के वाटर सेक्रेटरी यूपी सिंह साहब की बैठक में मैं गया था, और मेरे सुझाव में मेरे गाँव भी गए थे। तो ये जो काम हुए, पूरे देश के सरपंचों को माननीय प्रधानमंत्री ने मेड़बंदी के लिए पत्र लिखा, 2.5 लाख प्रधानों को। तो 100 बार में 4 बार मन की बात में बांदा के पानी के काम की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। ये प्रोत्साहित, मैं इससे आपके सामने एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस बुंदेलखंड के लिए जिसकी आप लोग बात करते हैं, 30 लाख कुंटल बासमती बुंदेलखंड से दिल्ली की नरेला की मंडियों में आ, क्या बात, हमीरपुर में, बांदा में, झांसी में, दतिया में, चित्रकूट में दिल्ली के व्यापारी पैसा लेकर के मेरे यहाँ का धान लेने बासमती 11-21 और 17-18 खरीदने जाते हैं, और मेरे केवल जखनी गांव के आसपास में। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से तो बुंदेलखंड में गेहूं पैदा कर, गेहूं था नहीं, राशन कोटे से ही गेहूं खाने की बात होती थी। वहाँ बासमती इतना लोगों ने एक्सप्लोर किया है दिल्ली, जाइए और जैविक उसको कहते हैं बात। जो यहाँ दिल्ली में किसी से पूछिए कहाँ का, बुंदेलखंड का बासमती धान 11-21 17-18 का तूने मेरे गाँव में किया, मेरे यहाँ हुआ। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात, सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश सरकार को किसने बेचा? 23-24 में बांदा मंडल ने। उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक गेहूं, में इस मंच से आपके माध्यम से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं किसने बेचा? बांदा मंडल। दूसरे नंबर पर कौन था? झांसी मंडल। उत्तर प्रदेश सरकार में टोटल खरीद 2023 और 24 में कितनी हुई? 2,05,000 मैट्रिक टन। और हमने गेहूं कितना दिया बुंदेलखंड ने? 72,000 मैट्रिक, 1/3 पूरे प्रदेश का। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कितने दिनों के अंदर हुआ? ये केवल 15 साल। क्या बात, केवल 15, सिर्फ केवल प्रॉपर वाटर में, केवल मैं तो 19 क्या कहते हैं 2005 में, मैं 1995 में मैंने काम शुरू किया। मेरा उद्घाटन जो है 25 जून को तत्कालीन एसपी बांदा और कलेक्टर ने मेरे काम को उद्घाटन किया। फिर मैं धीरे धीरे कुछ काम करता रहा, लेकिन 1995 से मैंने उस काम को थोड़ा आगे बढ़ाया। और 2005 में कलाम साहब ने जो एक विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, उस दिन से मैं पूरा समर्पित हो गया अपने काम के लिए, पानी के काम के लिए। तो वो दिन था और आज का दिन हो गया कि मैं अपने काम में निरंतर लगा हूं। और एक और बात आपके मंच से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता और बताना चाहता कि मेरी कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, 4 आने पैसे कोई सरकार गुनाहगार नहीं हो। हम लोग जानते हैं आप 1 मैन आर्मी। नहीं, भारत ने, ये सरकार ने जो कुछ भी मान्यता दी है वो सरकार की कृपा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, वो बच्चा है, बड़े लोग हैं, अपना जैसा करेंगे, लेकिन पानी के बारे में कुरान हो या पुराण हो, बाइबल हो, गीता हो, सभी पानी का आदर करते हैं। हम अगर मंदिर में जाते हैं तो पानी प्रसाद के रूप में लेते हैं, लेकिन वही गुरुद्वारे में जाते हैं तो अमृत चखना, पानी को पिता कहते हैं, अमृत कहते हैं। जैन मुनि अपने साथ वस्त्र भी नहीं पहनते, पर कमंडल में जल रखते। आप चर्च में जाइए, होली वाटर। इस्लाम धर्म को मानने वाले जो साथी हैं
वो सबसे पवित्र स्थान कहाँ जाती है, तीर्थ स्थल मक्का मदीना, लेकिन वहां भी उन्हें अवे जमजम का पानी पवित्र करता। तो आप समझे हैं कि सारे वेद और शास्त्र में दो, इस्लाम धर्म तो कहता है कि अगर आप नदी के किनारे भी रहते हैं तो पानी का इस्तेमाल लोटे से करें, अर्थात पानी को बचाएं। ठीक है, तो मेरा अपना मानना यह है कि पानी पानी नहीं, जीवन है। और आज जो गांव में सब जगह मेरा लोगों से आग्रह है, आपके माध्यम से आग्रह है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप सब मिल करके एक मुहिम चलाएं, पेड़ लगाएं और पानी बचाएं। दुनिया में जल का संकट भारत में नहीं है, दुनिया में। और अगर पहला युद्ध जो हुआ था वो पेट्रोल के लिए हुआ, भोजन के लिए हुआ, पेट्रोल के हुआ, फिर अगर तीसरा युद्ध होगा तो काहे के लिए होगा, पानी के लिए। हम कहते हैं दुनिया में युद्ध होना खराब चीज, कहीं ना हो, लेकिन हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती थी। हम कोशिश करें कि भारत में पानी के लिए युद्ध ना, हम चाहते एक एक बूंद पानी बचाएं। और मैं आपके माध्यम से वो कहना चाहता हूं कि अगर आप छोटे छोटे उपाय करें, बड़े उपाय ना करें। मैं नहीं कहता कि आप, जैसे मैं अकेले डैम नहीं बना सकता, नदी नहीं खोद सकता, तालाब नहीं बना सकता, कुआं नहीं बना सकता, तो मेड़बंदी कर सकता, तो मैंने छोटे से काम से शुरुआत। अगर आप घर में चावल धोते हैं, सब्जी धोते हैं, पोछा लगाते हैं, गाड़ी पोंछते हैं, उस बचे हुए पानी को पेड़ पे डाल, यही बड़ी कृपा हो, ये बड़ी कृपा हो। एक छोटी सी चीज मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ, घर घर में आजकल आरओ लग गए हैं। 1 लीटर आरओ से मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 लीटर, हो सकता है 5 लीटर तक पानी वेस्ट करता है वो आरओ। वो जो वेस्ट वाटर है, क्या उसको भी पेड़ पौधों में डाल के इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल, उसको देखिए, आप उससे अपने कपड़े धो सकते हैं, आप पेड़ में डाल सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, और बर्तन के धुले पानी को भी पेड़ में डाल सकते हैं। अरे गंदे से गंदा पानी पीने काम नहीं आएगा तो आग बुझाने का तो काम आएगा। हमको पानी को घी की तरह इस्तेमाल करना, पानी को दूध की तरह। व्यक्ति को आप जीवन बीमा मत करिए, जल बीमा करिए। आप धन मत दीजिए संतान को, जल धन दीजिए। आप, सरोवर हमारी धरोहर है। हमारे यहाँ कुएं की पूजा होती थी, तालाब की पूजा होती थी, नदी की पूजा होती थी। जिन कुओं का पानी पीकर हम बड़े हो गए, गांव भर का कचरा डाला जा रहा। हम देखिए, पानी बचाना, मैं बार बार कहता हूँ, सरकार का काम नहीं है, समाज का काम। हम सबको मिलकर के उतना पानी लेना है। एक नींबू के बनने में 100 लीटर पानी लगता है। 100 लीटर पानी लगता है एक नींबू के बनने में। 1 किलो गेहूं बनने में 1000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो चावल बनने में 15 लीटर पानी लगता है। 1 किलो पनीर बनने में 5500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो घी बनने में 7500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो मछली बनने में 20,000 लीटर पानी लगता है। अगर आपने अपने थाली में 10 ग्राम भोजन छोड़ दिया तो 30 लीटर पानी छोड़ दिया। इसलिए थाली में उतना लो जो नाली में। 10 ग्राम भोजन अगर आप तो लीटर पानी के बराबर, पानी की बर्बादी के बराबर। मतलब भोजन बर्बाद तो कर ही रहे हो, 30 लीटर पानी में बर्बाद कर रहा है। हम कह रहे हैं बार बार गिलास, ये सुनने वालों को समझनी चाहिए ये बात। बिल्कुल, आप बार बार पानी को, गिलास को उतना गिलास में लीजिए जितनी जरूरत है। आप बार बार गिलास मत धोइए, आप बोतल में पानी लीजिए, अपना पी के रहिए, साफ सुथरा रखिए। तो प्लास्टिक के बोतल का इस्तेमाल मत करिए, आप कांच का गिलास ले लीजिए। पुराने पुरखों के जो कुएं के पानी पीने की हमारी पद्धतियां थी, पुरखे हमारे कितने जानकार थे, तालाब कैसे बनता था, कुआं कैसे बनता था, उसके इंजीनियर नहीं है। डैम बनाने के इंजीनियर मिल जाएंगे, सेफ डैम बनाने के इंजीनियर मिल जाएंगे, ठीक है, बोर लगाने के इंजीनियर मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास कुआं बनाने का इंजीनियर नहीं है, कुआं का साफ करने वाला नहीं। आप एक समझ लीजिए, लोग अगर कुएं के अंदर उतर जाते हैं अननोन आदमी तो गैसों से मर जाते हैं। लोग ऐसी बात कहते हैं। हमारे पुरखे जमाने में हम लोग जो छोटे थे, आराम से कुएं के नीचे चले जाते थे और आराम के साथ कुएं से पूरा कुआं साफ करते थे। और इसके बाद जून जुलाई में और हमारा कुआं साल भर बना रहता, तालाब की सफाई करते थे। आज क्या हो गया, सरकार के पानी जो है, वो जो तालाब है ना, वो हमारे गांव का बैंक है और कुआं तिजोरी है रिचार्ज करने के लिए। हमको सबको मिल करके, अगर ड्रिप इरिगेशन की आप बात करते हैं, नई पद्धति की बात करते हैं, लेकिन अगर आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, करिए, फुहारा पद्धति करिए, ड्रिप इरिगेशन करिए, लेकिन पानी तो चाहिए ना, पानी तो चाहिए ना। वो कोई इस्तेमाल करेंगे, पानी सबके लिए चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको सबको पानी पहले हो, विधियां बाद में। तो पुरखों ने जो पानी के बचाने के तरीके बचाए हैं, अगर बूंद जहां गिरती है, जो दौड़ रहा है पानी, उसको रेंग ना सिखाई, जो रेंग रहा है पानी उसको माता के पेट में जाने। इस पर मेरा एक सवाल है, जैसे इस समय हम लोग शहरीकरण के दौर से गुजर रहे हैं जी, हमारे जितने भी शहर हैं, जरा सा 1 घंटा पानी बरसा, दिल्ली जैसा शहर, बंबई जैसे शहर, 1 घंटे पानी बरसता है और आधे से ज्यादा शहर जो है जल भराव से मग्न हो जाता है। ये जो जल भराव है, इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को या लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, हमारे देश में 25 लाख तालाब थे जब हम आजादी हुए जी। 10,550 नदियां, तालाब कहाँ चले गए? सरकार ने कब्जा कराया, जो लोग चुने हुए लोग आए थे उन्होंने कब्जा किया।
एक प्रकेश हुआ शहर के अंदर जो हमारे कब्जा करने की नियत, नाली पे कब्जा कर लेना, तालाबों पे घर बना लेना। पानी तो देखिए 120 दिन पहले बरसता, जो पानी बरसने के घंटे कम होकर के अब 38 दिन हो गए। 8750 घंटे होते हैं साल में, 365 दिन में कितना हुआ? 8750। 100 घंटे पानी बरसता, मैं मोटी मोटी बात, अब 100 घंटे पानी बरसा है और 8750 घंटे के लिए चाहिए, तो आपको रोकना, पानी को रोकना। एक बात, क्योंकि आपका इंटरव्यू सडनली हुआ, मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं तैयार होकर नहीं आया, फिर भी आपके साथ जो मुझे जितना समझ में आ रहा बताने को नहीं, आप तो इंसाइक्लोपीडिया में मालूम है। तो आपको जो शहर हैं, शहरों में कुछ लोग जानबूझ कर समस्या पैदा कर, ये जो पानी के व्यापारी, ये टैंकर मालिक हैं, टैंकर मालिक और स्वच्छता के नाम पर ठेका लेने वाले लोग, ये दोनों का एक गेंद है और वो चाहते हैं कि पानी भरे, वो पानी गंदा भी रहे, वो टैंकर देकर के बोट लेने का काम करते हैं। कई राज्यों में मैंने देखा है, टैंक पिलानी आप चले जाइए, बिट्स पिलानी जाइए, बिट्स पिलानी बड़ा इंस्टीट्यूट था बिरला जी का, वहां 950 फीट पे पानी चला गया है बिट्स पिलानी। आप समझने कुछ, कई ऐसे देश भाग्य हैं भारत के अंदर जहां पर 800 मीटर नीचे पानी चला गया। उस पर कभी दिन फिर मैं चर्चा करूंगा, पानी के बाजार पर भी चर्चा करूंगा, राइट टू वाटर पे चर्चा करूंगा, वाटर एंड लॉ पे चर्चा करूंगा, फिर कभी आपके बीच में आऊंगा, मैं आता रहूंगा। लेकिन मैं अपनी एक थोड़ी सी और बात कह के अपनी बात, क्योंकि ये जो जल भराव हो रहा है, ये जल भराव का पानी या तो धीमे धीमे अपने नदी नालों के जरिए नालों में जाकर के नदियों में बह जाता है, या फिर ये पानी भाप बन के उड़ जाता है। इसको संचित कैसे किया जा सकता है? उसी से मैं बार बार कहता हूँ, घर का पानी घर में। अगर आपका मकान, कोई भी मकान छोटे छोटा मकान होगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो 50 मीटर से कम होगा ही। छोटे छोटा मकान भी 50 मीटर से कम नहीं। अगर 500 मिलीमीटर वर्षा बरसती है तो 50 मीटर में कितना बरस गया? 25,000 लीटर पानी बरस गया। एक आदमी को कितना पानी चाहिए? एक व्यक्ति को अपने जीवन में 1 लाख लीटर पानी चाहिए। अगर वो 80 साल जीता, रोज कितना पानी पीता है आदमी? 2.5 से 3 लीटर। जो 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों के लिए 2.5 लीटर पानी वैदिक कहता है, अब 3 मान लेते। एक आदमी को 80 साल जीने के लिए 1 लाख लीटर पानी चाहिए। 25,000 लीटर पानी आपके यहाँ बह करके आया हर वर्ष। आप आप राजस्थान चले जाइए, लोग अपने घर में पानी रखते हैं। गुजरात में चले जाइए, लोग अपने यहाँ चूहड़ की व्यवस्था करते हैं। हम क्या करते हैं? हम पानी बहा दे, हमारे यहाँ पुरखे कच्चा रखते। आप अपना घर में कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि घर का पानी घर में रहे, और पानी बेचकर पानीदार तो नहीं बन सकते, और उसके लिए हमें आंखों का पानी बचाना होगा। एक बात और अंतिम बात और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, इस समाज में माँ और पिता से बड़ा, जो माँ स्वयं गीले में सोती, सूखे में सुलाती, भूखे रहकर भोजन देती हो, वो माँ। और पिता एक ऐसा बैंक है जिसके बैंक में पैसे नहीं डाले जाते, पर 1000 मांगोगी 200 रुपए मिलते हैं। अगर आपको कुछ भी बनना है, एस बनना है, पीएस बनना है, आईआरएस बनना है, अभिनेता बनना है, बड़ा अधिकारी बनना है, तो माता पिता की सेवा जरूर। गणेश जैसा बुद्धिमान बनना है तो माता पिता की परिक्रमा, और राम बनना है, राजकुमार से राम बनना है, तो पिता के वचन मान के 14 साल के लिए वनवास जाओ, अर्थात 14 साल पढ़ाई भाई। अगर आप ये करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो मुझे लगता है कि आंखों का पानी बचाएंगे और समाज का पानी बचाएंगे। लोग मुझसे कहते हैं कि पांडे जी आपके इस प्रयास से क्या हो। अक्सर मैं देश भर के 300 से ज्यादा विश्वविद्यालय, IIT, IIM, मैं लगभग तमाम विश्वविद्यालयों में मेरे लेक्चर पीछे ये रहते हैं, रोज मैं कहीं ना कहीं रहता हूँ। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि एक जंगल में आग लग गई। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक जंगल में आग लग गई थी, जंगल के सारे जानवर भाग रहे। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला रही, पर वो आग में डाल गई। हाथी ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे आधा बूंदा पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने उत्तर दिया कि हाथी भैया, हर चीज का इतिहास लिखा गया, इस जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा गया। मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा गया, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा गया है। लेकिन यदि तुम्हारा मुंह बड़ा है, तुम भी मदद करो, अपने सूंड से पानी लाओ और सारे जानवर को कहो कि पानी लाएं और आग में डालें, आग बुझ जाए। राम का सेतु बन रहा था। एक गिलहरी अपनी चोंच में अपनी पूंछ को पानी में डुबो रही, पालू लपेट रही और समुद्र में उनके राम सेतु में डाल रही। भगवान का सेतु बना। भगवान राम ने गिलहरी को गोद में उठाया, गिलहरी रोने लगी। तो भगवान राम ने कहा कि मेरी गोद पाने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते, नहीं पाते, तुम रो रही हो। बोली, प्रभु मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं बड़ी नहीं थी, नहीं और बालू डालती और बड़ा आपका काम करते, इसलिए रो रही। तो जीवन में अच्छा काम करिए, जितना कर सकते उतना। गिलहरी की भूमिका मेरी है, मैं चिड़िया की बात अपनी मेरी भूमिका है, और हम सब मिलकर के इस देश के लिए, भारत में कोई भी व्यक्ति प्यासा न, भूखा न है। हवा सबकी है, पानी सबका है, सूर्य सबका है, नदियां सबकी हैं। नदियों की हद नहीं होती, सराहद नहीं होती, सब की होती। एक नील नदी कई देशों से निकल कर जाती, टेक्सास कई देशों से निकल के जाती है। तो मैं मानता हूं कि हमको सबको मिल करके ये जो जितना बचा है, जितना जल बचा है उतना बचा। अब जो होना था वो खो गया। दिल्ली में
सैकड़ों तालाब मैंने वहां के गजेटियर में देखा, लेकिन आज दिल्ली के तालाबों पर कोठियां बन के हम सबको मिलकर के इस दिशा में आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे चल रहा है, जो लोग जिस तरह से पानी की बर्बादी कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 5 सालों में आप मानवता को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखिए सोचिए, चूंकि दुनिया का जो बड़ा व्यापारी है वो उसे पानी बेचना, 140 करोड़ 45 करोड़ की जनसंख्या का भारत, इससे बड़ा बाजार दुनिया में कहीं नहीं। और वो जो बैठा हुआ है ऊपर, जो दुनिया को चला रहा है इस समय, भगवान के बाद कुछ लोग चलाने की कोशिश, वो पानी बेचने के लिए एक बड़ा उनका हथियार है और इसको समझने की जरूरत है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, उसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, ये बच्चे समझदार हो रहे हैं। हमको इन्हें जगा रहा हूँ, पानी की पाठशालाएं लगाने, किसानों से कहना होगा कि वो दिन में सिंचाई न करें, रात में सिंचाई करें। सूर्य भगवान पानी को चुरा लेगा, तो वो चुराएंगे नहीं, देंगे कहां से? ऐसे में समुद्र पिघल रहा, अगर समुद्र और पिघल गया और 2 मीटर पानी अगर समुद्र का बढ़ गया तो दुनिया के कई देश डूब जाए। गर्म भारत में, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में, चेरापूंजी। और सबसे कम पानी कहाँ होता है? जैसलमेर। तो हमको दुनिया का सबसे गर्म कौन सा जिला था? बांदा। ये देखने की बात है। हमको आपको आज भी काफी गर्म होता है, लेकिन अब हमको सबको मिल करके उसको कैसे शांत करना, हमको ये सामूहिक प्रयास है, ये सरकारों के बस का नहीं है। कोई सरकार चाहे कि मैं पानी बचा लूंगा तो समाज का काम है, व्यक्ति को जगना होगा। और वो जो लोग सोते हुए जाग रहे हैं, जो जागते हुए सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको तो कोई नहीं जगा सकता, लेकिन सो रहे हैं उनको जगा सकते। तो मेरा अपना मानना यह है कि आप हम सब मिल करके, आपके माध्यम से मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस समय दुनिया को जरूरत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ऐसे में वर्षा अनियंत्रित हो गई है, मानसून आ रहे हैं। जो गांव में रहते हैं वो अपने तालाबों को भर लें, कुओं को भर, घर का पानी घर में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे, खेत का पानी खेत में रहे। ऐसी मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी का ये विश्लेषण, जो उन्होंने पानी की कमी और पानी को कैसे मैनेज किया जाए उस पर दिया है। आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि न केवल अपना घर, अपना मोहल्ला भी, अपने शहर को और अपने देश को, इन बातों को सुनने के बाद जो स्टेप आप अपने स्तर पर उठा सकते उठाइए। और सरकार से मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि वो कक्षा 1 से, बल्कि लोअर केजी से लेके कम से कम 5वीं क्लास तक के बच्चों के सिलेबस में इस जल प्रबंधन के विषय को अनिवार्य रूप से शामिल करने का आदेश सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को दें, ताकि जो कच्ची उम्र के बच्चों के दिमाग में एक बार पानी को बचाने की जो बात बैठ गई, तो वो सारी जिंदगी न सिर्फ उनके दिमाग में रहेगी, बल्कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसे स्थानांतरित करेंगे। उन्हें इस विचार को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग बेहद जरूरी है। धन्यवाद।